हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हाउ। ठीक है, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने जो कंप्लीट किया था एंट्रोपी, ठीक है, जो हमने फिनिश कर दिया था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है, ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, एंट्रोपी ये देखने के बाद ही आज का जो हमारा टॉपिक है तभी समझ में आएगा। ठीक है, और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है अवेलेबिलिटी। ठीक है, आज हम अवेलेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये आज का टॉपिक है हमारा अवेलेबिलिटी के बारे में। ठीक है, आज हम अवेलेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अवेलेबिलिटी और इसको क्या क्या नाम से जाना जाता है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला तो वेल नोन नेम है इसका अवेलेबिलिटी। ठीक है, जैसे सब लोग जानते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा अवेलेबिलिटी। ठीक है, अवेलेबिलिटी। दूसरा नाम है इसका अवेलेबल एनर्जी। ठीक है, अवेलेबल एनर्जी। और इसी का एक और नाम है जिसको बोलते हैं एक्सर्जी। ठीक है, ये हैं इसके नाम। ठीक है, और भी होंगे नाम इसके। ठीक है, मे बी कि ये तीनों नाम इस जो मोस्ट स्टैंडर्ड बुक में है, ठीक है, ये यूज किए जाते हैं, इसलिए मैंने इन तीनों को बता दिया। तो जैसे हमने एंट्रोपी में देखा था, एंट्रोपी या फिर जो भी थर्मोडायनामिक्स जो सेकंड लॉ था उसमें हमने देखा था कि किसी भी कोई भी एक साइकिल है, ठीक है, साइकिल इस तरीके से, ठीक है, कोई भी एक साइकिल है, हमने इसमें इनपुट एज ए इनपुट हमने जो हीट को हमने इसमें जो भी इनपुट किया, ठीक है, हीट हमने इस जो साइकिलिक इंजन है, ठीक है, आप इसे इंजन ही मान लो, हमने इसमें हीट इनपुट किया। ठीक है, ये साइकिल है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। और एज ए रिजल्टेंट हमें जो चाहिए वो हो चाहिए हमें वर्क आउटपुट। ठीक है, मतलब एज ए रिजल्ट हमें आउटपुट के रूप में वर्क चाहिए। बट यहाँ पे क्या होता है कि कुछ हीट रिजेक्ट भी होती है। ठीक है, मतलब कि ये जो टोटल हीट है इसके दो पार्ट्स हो जाते हैं, एक तो ये वर्क में कन्वर्ट हो जाता है, दूसरा कुछ हीट रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जो अब ये जो रिजेक्ट हो जाता है ये क्या होता है, इसका ये इसका हमें यूज नहीं होता है। तो हम जो यूज करते हैं वो सिर्फ इस वर्ग का यूज करते हैं, इसका कोई यूज नहीं होता है। ठीक है, मतलब कहीं कहीं यूज होता है, ऐसा नहीं है। बट क्या कि एज द स्टैंडर्ड अभी जो हम बात कर रहे हैं अवेलेबल एनर्जी या अवेलेबिलिटी की बात करें, तो यहाँ पे हम ये कहें कि इसका हमें कोई यूज नहीं है। ठीक है, मतलब ये हमारे लिए ये क्या है, रिजेक्ट है, स्क्रैप है, इसका हम कोई यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो हमें वर्क मिलता है वो क्या होता है, जो भी हमें हीट इनपुट दिया वो क्यू से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, दूसरी बात करें तो अगर हम किसी भी साइकिल में, ठीक है, कोई भी एक साइकिल ले लेते हैं, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं कोई भी साइकिल है, ठीक है, अगर हमने इसमें वर्क इनपुट दिया, ठीक है, और एज ए रिजल्ट हमें हीट चाहिए होगी, ठीक है, हीट, तो यहाँ पे क्या है, वर्क जो है ना वो टोटली हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट हम इसमें ये लिख सकते हैं कि वर्क जो होगा वो टोटली कन्वर्ट हो जाएगा हीट में। ठीक है, तो वर्क को हम क्या बोलेंगे, हाई ग्रेड एनर्जी। तो यहीं से ये डिफाइन हो जाता है, क्योंकि देखो हाई ग्रेड एनर्जी टोटली ये कन्वर्ट हो जा रहा है लो ग्रेड एनर्जी में, और जो हीट है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये इसको हम बोलेंगे हाई ग्रेड एनर्जी। ठीक है, हाई ग्रेड एनर्जी। और हीट क्या होता है, लो ग्रेड एनर्जी। ठीक है, हीट क्या होता है, लो ग्रेड एनर्जी। अब यहाँ पे तो दो चीज़ देखो मैंने कंफर्म ये क्लियर बता दिया। ठीक है, कि जैसे हमने किसी भी इंजन में अगर हमने हीट इनपुट किया और हमें वर्क मिला, तो एज ए रिजल्ट हमें क्या होगा, कुछ ना कुछ हमें रिजेक्शन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये रिजेक्शन नहीं होगा तो जो भी केल्विन प्लांक स्टेटमेंट है या फिर जो भी क्लैसियस स्टेटमेंट वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वायलेट करेगा। तो इस वजह से क्या हो, कुछ ना कुछ हीट को रिजेक्ट करना ही करना है, अदरवाइज ये नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे केल्विन प्लांक स्टेटमेंट होल्ड करना ही चाहिए। तो इस वजह से हम ये रिजल्ट की इसका एज ए रिजल्ट हम ये कह सकते हैं कि जो वर्क हमें मिलेगा वो क्या होगा, जो हीट इनपुट है उससे कम ही मिलेगा। ठीक है, और ये साइकिल में जैसे हमने एज्यूम किया कोई भी साइकिल है और हमने इसमें वर्क इनपुट दिया, ठीक है, वर्क इनपुट हमने इस साइकिल में दिया और हमें हीट आउटपुट चाहिए होगा, तो ये टोटली कन्वर्जेबल है। ठीक है, अब ये जब टोटली कन्वर्ट हो जा रहा है तो इसका मतलब कि क्या हो जाएगा कि हम यहाँ पे एज रिजल्ट ये बोल सकते हैं कि जो W है वो Q के इक्वल है। ठीक है, मतलब टोटली ये कन्वर्जेबल है। तो अब ये जो कन्वर्ट हो रहा है वर्क क्या होता है, ये हाई ग्रेड एनर्जी होता है। ठीक है, और जो हीट होती है वो होती है लो ग्रेड एनर्जी होती है। ठीक है, तो लो ग्रेड एनर्जी को हम कभी भी डायरेक्ट क्या होता है, टोटल में मतलब कंप्लीट कन्वर्जन हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और वर्क क्या, ये हाई ग्रेड एनर्जी, और हाई ग्रेड एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, लो ग्रेड एनर्जी में टोटल कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, जो भी हमारा अवेलेबिलिटी का टॉपिक है इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो जो भी हमने आप लोगों को बताया लो ग्रेड एनर्जी या फिर हाई ग्रेड एनर्जी, तो जो लो ग्रेड एनर्जी जो भी है हीट है, ये क्या इंटरमोलिकुलर एनर्जी होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे थोड़ा सा एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम से आप लोगों को समझाने की पूरी तरीके से कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लो ग्रेड एनर्जी, ठीक है, लो ग्रेड एनर्जी, या फिर हम इसे बोलें हीट, ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं इंटरमोलिकुलर एनर्जी, ठीक है, इंटरमोलिकुलर एनर्जी, ठीक है। ये इसको हम किस दो पार्ट में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। दो पार्ट में इसको हम ब्रेकआउट करेंगे। जो हमारा पहला पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम अमाउंट ऑब्टेनेबल एज वर्क, ठीक है। जैसे हमने क्यों बोला, क्योंकि मैंने आप लोगों को यहीं पे बता रखा था कि जैसे हमने हीट इनपुट दिया, ठीक है, हीट को इनपुट दिया, अब हमें जो ये वर्क मिलेगा ये मैक्स टू मैक्स होगा, ठीक है, मैक्सिमम होगा अगर हमारा रिजेक्शन सबसे कम है तो, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको दो पार्ट में ब्रेकआउट करेंगे। ये पहला जो मैक्सिमम एनर्जी जो भी हमें एज ए वर्क में हमें ऑब्टेन होगा वो होगा, और जो दूसरा हमें जो पार्ट मिलेगा वो हो जाएगा मिनिमम अमाउंट लेफ्ट एज लो ग्रेड एनर्जी, ठीक है। जो हीट रिजेक्शन हमें जो रिजेक्शन जो लास्ट में हमें मिला था इक्वेशन में, तो वो क्या होगा कि यहाँ लो ग्रेड एनर्जी है, ठीक है। तो ये हमें क्या हुआ, ये मिनिमम अमाउंट में होगा, तभी ये हमारा जो वर्क होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं एक्सर्जी बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं अवेलेबल एनर्जी, ठीक है, अवेलेबल एनर्जी यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। इसी को हम अवेलेबल एनर्जी बनाते हैं, और इसको हम बोलते हैं एनर्जी, ठीक है, एनर्जी। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी, या फिर नॉन अवेलेबिलिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी या नॉन अवेलेबिलिटी, ठीक है। बट देखो ये जो भी हमें ये कंडीशंस मिलती हैं, इसके क्या किसके रिस्पेक्ट में होता है, ये विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ठीक है। कोई ना कोई एक अगर हमें कंपेयर करना है कौन मैक्सिमम है कौन मिनिमम है, तो क्या करेंगे हम किसी न किसी रेफरेंस से हम इसको कंपेयर करेंगे, और उस वो रेफरेंस क्या होगा, वही रेफरेंस को हम क्या बोलेंगे, सराउंडिंग बोलेंगे, ठीक है, सराउंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। और ये टोटल क्या, ये कंप्लीट, ये कॉन्टिन्यूअस कन्वर्जन होता है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस कन्वर्जन थ्रूआउट साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। मैं भी ये समझ में आया होगा, जरूर आया होगा ये आप लोगों को। एक बार मैं फिर से इसको डिक्टेट कर देता हूँ, ठीक, एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। देखो हमारे पास क्या था, एज ए हीट था, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया हमारे पास हीट था, ठीक है, लो ग्रेड एनर्जी, ठीक है। अब हमें लो ग्रेड एनर्जी को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है कि कॉन्टिन्यूस कन्वर्जन हमें करना है, किसके द्वारा, साइकिल के द्वारा। हमने यहाँ पे एक साइकिल बना दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि वर्क हमें चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। अब हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मैक्सिमम वर्क मिलेगा। ये मैक्सिमम कब होगा, जब यहाँ पे तभी होगा जब हमें कुछ न कुछ, ठीक, अमाउंट जो भी लो ग्रेड एनर्जी, ठीक है, लो ग्रेड एनर्जी मतलब कि जो हीट होगा हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो पार्ट है यही पार्ट क्या होगा, नॉन अवेलेबल, ठीक है, नॉन अवेलेबिलिटी होगी, या फिर आप इसे एनर्जी बोल सकते हैं। ये क्या, ये हाई ग्रेड एनर्जी होगा, इसे हम बोल सकते हैं एक्सर्जी, अवेलेबल एनर्जी, ठीक है। तो इसमें इतना ही। अब ले जो नेक्स्ट हम इसके बारे में एज ए हीट, अब जैसे सारी बातें हीट पे ही हो रही है, ठीक है। तो एक इक्वेशन हम और इसको देखेंगे, ठीक है, एज ए हीट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कोई भी अगर हम टेम्परेचर ले लेते हैं, ठीक है, पहले यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। हीट के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, हीट के बारे में। तो कोई भी टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर, हमने इसको हाई टेम्परेचर सोर्स है, ठीक है, हमने एक T1 सोर्स ले लिया, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे हीट इंजन लिया, ठीक है। अभी इसको हम क्या लेंगे, ये रिवर्सिबल हीट इंजन हमने कंसीडर किया इसको, ठीक है। तो इससे हमने हीट Q1 दिया, और यहाँ से कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा, ये लॉस करेगा, ठीक है। तो इसको हमने ले लिया T2, और ये हो जाएगा हमारा Q2, ठीक है, ये हो जाएगा क्या, Q2, यहाँ पर हो गया Q2। और ये T2 किसके इक्वल हो जाएगा, ये T2 को हम मान लेंगे कि ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, T1 इज ग्रेटर देन T2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट साइकिल, ये भी कन्वर्जन होगा, ये क्या हो, कॉन्टिन्यूस साइकिल में ये कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है।
अब देखो हमें क्या फाइंड क्या करना है, डब्ल्यू मैक्स फाइंड करना है। मैक्सिमम जो भी हाई ग्रेड एनर्जी होती है हमें यही फाइंड करना है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम डब्ल्यू मैक्स हम इसको बोलते हैं, डब्ल्यू मैक्स कितना हो जाएगा, Q1 इंटू 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1, ठीक है। अब ये T2 क्या है, T2 क्या है, ये सराउंडिंग टेम्परेचर है, ठीक है, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर। और T1 क्या है, ये T1 है आपका सोर्स, ठीक है, ये सोर्स टेम्परेचर। और अब जरा गौर फरमाइए जनाब, तो ये जो क्वांटिटी है यही क्या है, ईटा, ठीक है, ईटा सी, मतलब ये कॉर्नोट इफिशियंसी है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉर्नोट इफिशियंसी, ठीक है, कॉर्नोट इफिशियंसी, ठीक है। कॉर्नोट इफिशियंसी में हीट इनपुट का हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो सिंपली हमें क्या मिल गया, वर्क आउटपुट, ठीक है। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, डब्ल्यू मैक्स इक्वल टू Q1, ठीक है, इंटू 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल गया यहाँ पे, ये इफ़िशियंसी हो गया, कॉर्नोट इफिशियंसी हो गया, ये हीट इनपुट हो गया, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, और T2 को हमने क्या माना था, सराउंडिंग टेम्परेचर, और हमने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में ये सारा कैलकुलेशन किया, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे T2 की जगह सराउंडिंग का टेम्परेचर हम पिट कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या बात करेंगे कि ये जो एनर्जी है, ठीक है, इसके बारे में, अब हम इसके बारे में, ये क्या है, ये अवेलेबल एनर्जी है, ये Q1 ये अवेलेबल एनर्जी है, समझ गया, किस पे, टेम्परेचर T1 पे, टेम्परेचर T1 पे ये जो अवेलेबल एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो, ठीक है, हाँ, अवेलेबल एनर्जी, ठीक है, अवेलेबल एनर्जी ऑफ Q1 एट टेम्परेचर T1, ठीक है। ये कितना है, ये है आपका Q1 1 माइनस T0 डिवाइडेड बाई T1, ठीक है। तो ये क्या, ये अवेलेबल एनर्जी है Q1 का T1 टेम्परेचर पे, ठीक है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, कैसे कैसे ये एक चीज़ और मैं यहाँ पे ये रेफरेंस टेम्परेचर के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो रेफरेंस टेम्परेचर क्या हो जाएगा, रेफरेंस टेम्परेचर हमारा है यहाँ पे विथ रेफरेंस, ठीक है, टू अ, ठीक है, सराउंडिंग टेम्परेचर ऑफ T0, ठीक है, एक रेफरेंस टेम्परेचर है, ठीक, इसी रेफरेंस टेम्परेचर पे हम अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इसी रेफरेंस टेम्परेचर पे हमें जो नॉन अवेलेबल एनर्जी है, ठीक, जो लॉस हो गया, QT की क्या, QT की जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा, तो सिंपल सा QT की जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी Q2 इक्वल टू Q, ठीक है, Q1 T0 डिवाइडेड बाई T1। तो ये जो होगा ये हमारा नॉन अवेलेबल एनर्जी होगा, या फिर हम इसे एनर्जी बोलेंगे, ठीक है, ये हो गया एनर्जी, ठीक है, ये नॉन अवेलेबल एनर्जी है। और ये अवेलेबल एनर्जी है एट टेम्परेचर T1 पे, ठीक है। ये क्या है, अवेलेबल एनर्जी एट टेम्परेचर T1, और ये क्या है, नॉन अवेलेबल एनर्जी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अवेलेबल एनर्जी, अगर मान लो कि कोई भी हमने स्पॉन्टेनियस कोई रिएक्शन कराया, जैसे कि कोई भी सोर्स हमने ले लिया, ठीक है, T1 टेम्परेचर का कोई भी हमने सोर्स ले लेते हैं, और हम इसको क्या करते हैं कि डायरेक्ट हम इसे T2 को T2 टेम्परेचर पे हम क्या कराते हैं, हीट को सेंड करते हैं। मतलब कि अब यहाँ पे जो T1 टेम्परेचर है ये T2 से ज़्यादा बढ़ा है, तो ये क्या होगा, नेचुरली क्या करेगा कि T2 की तरफ ये जो एनर्जी है ये फ्लो करेगी, ठीक है। अभी इसकी अवेलेबिलिटी अगर हमें निकालनी है, इसकी अवेलेबिलिटी की, ठीक है, T1 पे जो Q की अवेलेबिलिटी होगी वो कितनी अवेलेबिलिटी होगी, तो यहाँ पे थोड़ी सी हम लिख देते हैं यहाँ पे अवेलेबिलिटी, ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक मिनट, हाँ, अवेलेबिलिटी ऑफ Q, ठीक है, इसकी हम बात करें ऑफ Q डिराइव्ड फ्रॉम टेम्परेचर T1, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस इन्वायरमेंट टेम्परेचर, ठीक है, T0। अब अभी क्या है कि यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा, अब T2 से भी हमने क्या किया, सेम हीट को हमने T2 पे यहाँ पे इन्वायरमेंट टेम्परेचर जो हमने यहाँ पे जो लिखा है, ये यहाँ पे इक्वेशन में कि इन्वायरमेंट टेम्परेचर, तो एक सिस्टम ये सराउंडिंग का टेम्परेचर हमने इसको क्या कर लिया कि T0 ले लिया, ठीक है। अब इसमें देखो सिंपल सा है कि T1 क्या है कि हाई, इसका टेम्परेचर T2 से ज़्यादा है, T2 का टेम्परेचर क्या है कि T0 से ज़्यादा है, ठीक है। ये कि नेचुरली हीट का फ्लो हो जाएगा, क्योंकि
T1 का टेम्परेचर ज़्यादा है, T2 ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि जो हीट फ्लो करेगी वो T1 से T2 की तरफ हीट फ्लो करेगी, ठीक है, T2 से T0 की तरफ हीट फ्लो करेगी, ठीक है। अब इसमें जो हम अवेलेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, मान लो जैसे अवेलेबिलिटी हम Q1 निकालेंगे T1 पे, ठीक है, T1 पे जो अवेलेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, उसको हम एज A1 ले लेते हैं, ठीक है, अवेलेबिलिटी एट T1, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा हमारा Q इन ब्रैकेट 1 माइनस T0 डिवाइडेड बाई T1, ठीक है। इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसको, ठीक है। सेम इक्वेशन हम इसके लिए लिखेंगे T2 के लिए लिखेंगे, तो अवेलेबिलिटी, अब इसको हम लिखेंगे अवेलेबिलिटी एट T2, ठीक है, अवेलेबिलिटी एट T2, तो इसको हम कंसीडर करते हैं A2, ठीक है, A2 इक्वल टू हो जाएगा Q 1 माइनस T0 डिवाइडेड बाई T2, ठीक है। अब देखो इन दोनों इक्वेशन से तो ये क्या कंक्लूजन निकलता है, ये कंक्लूजन निकलता है जो A1 है वो क्या है, A2 से बड़ा है, ठीक है, A1 क्या है, A2 से बड़ा है, A1 क्या है, A2 से बड़ा है, ठीक है। तो इनका जो डिफरेंस होगा A1 माइनस A2 इक्वल टू Q 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1 और इन बार ब्रैकेट के बाद T0, ठीक है। जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो हमें इतना मिलेगा। तो इसका जो निष्कर्ष निकलता है, जो इसका कंक्लूजन है, उसका कंक्लूजन देखो सिंपल सा इतना है कि सेम हीट है, ठीक है, जब T1 से T2 को आ रही है, सेम हीट जब T1 से T2 की तरफ आ रही है तो क्या हो रहा है, इसकी अवेलेबिलिटी तो इतना है, ठीक है। अब जब सेम हीट T2 से T0 की तरफ आ रही है, अब T2 क्या है कि T1 से कम टेम्परेचर इससे कम है, मतलब कि जो अवेलेबिलिटी है T1 से T2 की तरफ और T2 से T0 की तरफ जा रहा है, तो जो नेट अवेलेबिलिटी इतना, मतलब कि हमने अवेलेबिलिटी कुछ ना कुछ तो लॉस की है, ठीक है, तभी तो हमें डिफरेंस ये मिला है। जब डिफरेंस हमें मिला है इसका मतलब कुछ ना कुछ अवेलेबिलिटी लॉस किया है। तो इसका सिंपल से ये कंक्लूजन है कि जितना ज़्यादा सोर्स का टेम्परेचर होगा वो उतनी ज़्यादा उसकी अवेलेबिलिटी होगी, ठीक है। तो ये इसका कंक्लूजन है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आता क्यों है, क्योंकि देखो ये नेचुरल रिएक्शन, हमने इसको क्या बोला था, ये नेचुरल रिएक्शन है, ठीक है। तो नेचुरल जो भी प्रोसेस होता है सारे में क्या होती है, इरिवर्सिबिलिटी होती है, ठीक है, इरिवर्सिबिलिटी होती है। तो इरिवर्सिबिलिटी, अब जो ये डिफरेंस आया है कि A1 क्या है, A2 से बड़ा है, तो ये A1 A2 से इसीलिए बड़ा है क्योंकि इसमें इरिवर्सिबिलिटी है, ठीक है। अब इरिवर्सिबिलिटी को भी हम हल्का सा देख लेते हैं कि इरिवर्सिबिलिटी इसमें वर्क कैसे कर रहा है। तो इरिवर्सिबिलिटी को भी हम देखते हैं, ठीक है, किसी प्रोसेस के लिए देख लेते हैं यहाँ पे irreversibility in a process, ठीक है। इरिवर्सिबिलिटी इन अ प्रोसेस, तो एंट्रोपी में मैंने, अगर आपने लास्ट लेक्चर मेरा देखा हुआ तो एंट्रोपी मैंने क्या बताया था कि एंट्रोपी चेंज ऑफ एनी सिस्टम, ठीक है, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग, ठीक है, एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स। और एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स को ही हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एंट्रोपी जनरेशन, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एंट्रोपी जनरेशन, या फिर इसी को हम बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ एंट्रोपी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एंट्रोपी, ठीक है, एक मिनट, प्रोडक्शन ऑफ एंट्रोपी, ठीक है। और जो डेल्टा यूनिवर्स है, मतलब कि चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, तो चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ जो यूनिवर्स है ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, ये ट्रिवियल प्रोसेस के लिए, ठीक है। अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो ग्रेटर देन जीरो, और अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो ये होगा इक्वल टू जीरो, ठीक है। मान लो जैसे हम किसी एक सिस्टम ले लेते हैं, जैसे कोई भी सिस्टम हम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई भी सिस्टम ले लेते हैं और हमने यहाँ पे एक सराउंडिंग ले लिया, ठीक है, सिस्टम है ये सराउंडिंग, ठीक है, सिंपल सा कोई प्रोसेस हुआ और एंट्रोपी में जो चेंज हुआ जो S1 से सिस्टम में, ठीक है, ये सिस्टम है हमारा, ठीक है, और ये हमारा सराउंडिंग है, ये सिस्टम है और ये हमारा सराउंडिंग है, ठीक है। सिस्टम में जो भी एंट्रोपी का चेंज हो रहा है S1 से S2 हो रहा है, और जो हमारा सराउंडिंग में जो चेंज हो रहा है उसको हम लिख देते हैं S01 से जो चेंज हो रहा है S02 तक हो रहा है, ठीक है। तो ये हुआ सिस्टम में, ये सराउंडिंग में एंट्रोपी का चेंज हो रहा है और ये सिस्टम में चेंज हो रहा है, ठीक है ठीक है। अब इस चीज़ को हम लिखते हैं यहाँ पे, इस इक्वेशन में हम इसको वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है। तो जो सिस्टम में जो एंट्रोपी चेंज हो रहा है, जो सिस्टम का एंट्रोपी चेंज हो रहा है, वो सिस्टम का एंट्रोपी क्या हो रहा है कि S2 से S1 हो रहा है, ठीक है, S1 से S2 हो रहा है, और जो चेंज होगा S2 माइनस S1 प्लस चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, ये कितना हो रहा है S02 S01
ये इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, सॉरी यूनिवर्स, ठीक है, ये यूनिवर्स की एंट्रोपी के चेंज के बराबर होगा, ठीक है। हम हल्का से इसको क्या करते हैं कि और थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड करके हम क्या लिखेंगे यहाँ पे S2 प्लस S02, ठीक है, प्लस कर दिया हमने माइनस S1 प्लस S01, ठीक है, इक्वल टू डेल्टा S चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। तो ये इतना चीज़ तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये है हमारा किसी भी ये जो क्वांटिटी है जो चेंज हुआ ये हुआ आपका S2 जो सिस्टम का फाइनल एंट्रोपी प्लस सराउंडिंग का फाइनल एंट्रोपी और इसका माइनस सिस्टम का इनिशियल एंट्रोपी प्लस सराउंडिंग का इनिशियल एंट्रोपी, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा एक इक्वेशन है, ये एक्सपेंड करने के बाद हमें ये चीज़ ऑब्टेन होता है, ठीक है। ये डिफरेंस आ जाएगा हल्का सा, तो जो इसमें से नेट कंक्लूजन हमें निकल के आता है तो वही आता है, ठीक है। एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग, ठीक है, सराउंडिंग इक्वल टू ये हो जाएगा जनरेशन ऑफ एंट्रोपी, ठीक है, जनरेशन ऑफ एंट्रोपी, ठीक है। क्योंकि देखो जो फाइनल एंट्रोपी है, ठीक है, फाइनल एंट्रोपी और हमने इनिशियल एंट्रोपी का सिस्टम और सराउंडिंग का दोनों का जब हमने डिफरेंस निकाला तो हमें क्या मिला कि जो भी यूनिवर्स में एंट्रोपी में चेंज हो रहा है वो इसके बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या कुछ ना कुछ एंट्रोपी का जनरेशन हो रहा है, ठीक है। तो वही जो पहले वाला जो थिंग्स आ गया था कि जनरेशन ऑफ एंट्रोपी, ठीक है, तो सिंपल सा वही चीज़ें हैं यहाँ पे, अभी भी कोई चेंज है नहीं जैसे हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्लाइड है, थोड़ा इस पर फिर से मैं लिख लेता हूँ उस चीज़ को, ठीक है, ठीक है। डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू मैंने लिखा था जनरेशन ऑफ एंट्रोपी, ठीक है, जनरेशन ऑफ एंट्रोपी, ठीक है, जनरेशन ऑफ एंट्रोपी, ठीक है। नेक्स्ट जो एंट्रोपी चेंज इन जो सिस्टम है इसको मैं यहाँ पे इस तरह से लिख देता हूँ, यहाँ पे चेंज, ठीक है, थोड़ा सा और मैं अच्छे से यहाँ पे लिख देता हूँ चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, ठीक है। और ये क्या है, ये है नेट एंट्रोपी आउटफ्लो, ठीक है, नेट एंट्रोपी आउटफ्लो, या फिर इसको हम एक चीज़ इसको और बोल सकते हैं एंट्रोपी ट्रांसफर्ड आउट फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है, एंट्रोपी आउट फ्रॉम द सिस्टम। ये किसके बराबर, ये है जनरेशन ऑफ एंट्रोपी, ठीक है, ये जनरेशन ऑफ एंट्रोपी के बराबर हो जाए। ये चीज़ अगर समझ में आ रही है कि जो हमने डेल्टा एस सिस्टम है ये क्या है चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, और डेल्टा एस सराउंडिंग होगा तो डेल्टा एस सराउंडिंग में जो एंट्रोपी का चेंज होगा इसका मतलब एंट्रोपी का चेंज इसमें हुआ, इसका मतलब ये होगा कि कुछ ना एंट्रोपी क्या हुई, जो नेट एंट्रोपी हुई वो आउटफ्लो हुई है, ठीक है, वो आउटफ्लो हुई है, तो इसकी वजह से उसको हम क्या माने हैं डेल्टा एस सराउंडिंग, ठीक है। एंट्रोपी ट्रांसफर आउट फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है, जो सिस्टम से बाहर निकला है तो वही क्या होगा कि आउटफ्लो हो गया, ठीक है। तो ये जो सराउंडिंग है डेल्टा एस जो सराउंडिंग है उसको हम क्या इस एक नाम और से हमने यहाँ पे इसको डिस्क्राइब किया, क्या बोला हमने नेट एंट्रोपी आउटफ्लो, ठीक है। नेक्स्ट हम एक और सिस्टम समझते हैं इसको और अच्छे तरीके से। तो कोई भी हमने यहाँ पे सिस्टम लिया, ठीक है, सिस्टम हम ले लेते हैं कोई सा भी सिस्टम, इसका एंट्रोपी चेंज हो रही है S1 से S2, ठीक है। हमने एंट्रोपी चेंज कब हो रही है, जब हमने यहाँ पे कोई भी एक सराउंडिंग का टेम्परेचर ले लिया T और हमने एक हीट ट्रांसफ़र किया, ठीक है, जो हीट ट्रांसफ़र किया, अब जो इससे इस सिस्टम जो ये सिस्टम है इस सिस्टम की जो एंट्रोपी चेंज होगा वो कितना होगा S2 माइनस S1, ठीक है, ये सिस्टम की चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है, चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस अब देखो सराउंडिंग में क्या एंट्रोपी में चेंज होगा ये होगा माइनस Q डिवाइडेड बाई T0, ठीक है, ये होगा हमारा जो सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज होगा, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे नेट एंट्रोपी आउटफ्लो, ठीक है, नेट एंट्रोपी आउटफ्लो होगा, ये किसके बराबर होगा चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, ये इसके यूनिवर्स के बराबर। और हम इसको एक चीज़ और लिख सकते हैं डेल्टा एस, ठीक है, डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल क्यू डिवाइडेड बाई टी, ठीक है, इक्वल टू चेंज ऑफ एंट्रोपी ड्यू टू इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है।
इरिवर्सिबिलिटी हमने क्यों किया, क्योंकि जो भी यूनिवर्स में एंट्रोपी में चेंज होगा वो सिर्फ इरिवर्सिबिलिटी से ही होगा, ठीक। अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है, अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है, ठीक है, तो क्या होगा, यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या होगी, जीरो हो जाएगा। अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगी, टेंस टू जीरो हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर जो प्रोसेस इरिवर्सिबल है, ठीक है, अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो जो यूनिवर्स की एंट्रोपी होगी ऑलवेज क्या होगी कि इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा कि जो भी यूनिवर्स में एंट्रोपी में चेंज होगा किसकी वजह से होगा, इरिवर्सिबिलिटी से होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसको हम थोड़ा सा और एलोबोरेट करते हैं, ठीक है, और हम यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा क्यू टी नॉट, ठीक है। हमने यहाँ पे सराउंडिंग का टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे टी नॉट, ठीक है, इसको मैंने भूल गया था, टी नॉट, ठीक है। और इसको हम एक और भी एक्सपेंड करके लिख सकते हैं कि चेंज इन एंट्रोपी ड्यू टू इरिवर्सिबिलिटी प्लस चेंज इन एंट्रोपी एक्सटर्नल इरिवर्सिबल, ठीक है। और ये टोटल इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। तो ये जो है चेंज इन एंट्रोपी इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है, और एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी दोनों की वजह से जो भी चेंज इन एंट्रोपी होगा उससे हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। तो आगे हम इसके बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इरिवर्सिबिलिटी के बारे में कि जो भी ये चेंज आ रहा है, ठीक है, जो चेंज आ रहा है, जो इरिवर्सिबिलिटी आ है, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है, हम इसको आई से लिखते हैं, इरिवर्सिबिलिटी ये इक्वल हो जाएगा किसके, टी नॉट इंटू एंट्रोपी जनरेशन, ठीक है, एंट्रोपी जनरेशन, ठीक है। मैं इसको बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं टी नॉट इंटू डेल्टा एस यूनिवर्स, ठीक है, डेल्टा एस यूनिवर्स। अब देखो जैसे जैसे एंट्रोपी जनरेशन यूनिवर्स की एंट्रोपी जैसे जैसे इंक्रीज करेगी, जैसे 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 इरिवर्सिबिलिटी बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे इरिवर्सिबिलिटी बढ़ेगी उसके हिसाब से आगे आगे क्या होता जाएगा कि यहाँ पे जो आई की वैल्यू है वो भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। हमने टी नॉट का मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि हम किसी न किसी के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी कोई रेफरेंस से ही हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसकी वजह से हम क्या है, हमने इसमें टी नॉट का मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो जो एंट्रोपी जनरेशन है इसमें हम अगर टी नॉट का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है, जो इरिवर्सिबिलिटी है, ठीक है, वो हमें मिलते हैं। और ये कैसे होता है, एक बार मैं फिर से हम इसको और एलोबरेट करते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोई भी हमने यहाँ पे एक सोर्स लिया, T1 टेम्परेचर का हमने एक सोर्स लिया, ठीक है, T1 टेम्परेचर, ठीक है, हमने हीट ट्रांसफ़र किया, ठीक, एट टेम्परेचर T2, ठीक है, एट टेम्परेचर T2, और यहाँ से हीट का ट्रांसफ़र हो जाएगा कहाँ पे, एट ये सराउंडिंग का टेम्परेचर, ठीक है, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिखा Q, यहाँ पे भी है कि हमारा हीट ट्रांसफ़र Q, ठीक है, सेम हीट ट्रांसफ़र है, और जो T1 की वैल्यू है वो क्या है, T2 से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये प्रोसेस नेचुरली, मतलब ये नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, ये नेचुरल प्रोसेस है ये, ठीक है, ये नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी होगी, ठीक है, तो उसको हम और अच्छे से देखते हैं। अवेलेबिलिटी एट T1 की हम बात करेंगे, तो अवेलेबिलिटी एट T1 हम A1 इक्वल टू अवेलेबिलिटी ऑफ Q, ठीक है, एट T1। अब हम T1 की बात करें, Q की जो अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी ऑफ Q एट T1, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा Q, ठीक है, 1 माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाई T1, ठीक है, ठीक है, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अवेलेबिलिटी ऑफ Q एट टेम्परेचर T2 की अगर हम बात करें तो A2 इक्वल टू हो जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ Q एट T2, ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा Q 1 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर डिवाइडेड बाई T2, ठीक है। तो ये तो अवेलेबिलिटी एट टेम्परेचर T1 और अवेलेबिलिटी एट टेम्परेचर T2 की हमने बात कर ली, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा तो इसकी भी बात करते हैं। तो डिफरेंस हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा जैसे मैंने पहले बताया था 1/T2 माइनस 1/T1, ठीक है, इंटू T0, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा अवेलेबिलिटी एट टेम्परेचर T1 और अवेलेबिलिटी ऑफ Q एट टेम्परेचर T2, ठीक है। अब हम देखते हैं जो सराउंडिंग में जो भी सराउंडिंग में यूनिवर्स में जो एंट्रोपी कितनी चेंज हुई है, ठीक है, यूनिवर्स की एंट्रोपी में चेंज क्या होता है। तो यूनिवर्स की एंट्रोपी में चेंज क्या हुआ है उसकी हम बात करते हैं। तो चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स हम इसको लिखेंगे, ठीक है, माइनस Q डिवाइडेड बाई T1, ठीक है, प्लस Q डिवाइडेड बाई T2, ठीक है,
हो गया, सही है। उसके बाद अब इसको हम और एक्सपेंड करते हैं तो हम लिखेंगे Q इन ब्रैकेट 1/T2 माइनस 1/T1। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा सही है। अब ध्यान से आप देखना, ये जो वैल्यू है जो भी डेल्टा एस इनवर्स की ये वैल्यू है Q1 T2, ठीक है, यही वैल्यू क्या है, इसके बराबर है। ठीक है, इसके बराबर है। यहाँ बस टी नोट का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो ठीक है, तो जो इरिवर्सिबिलिटी है, इरिवर्सिबिलिटी कितनी हो जाएगी, इरिवर्सिबिलिटी इक्वल टू हो जाएगा T0 इंटू डेल्टा एस यूनिवर्स। ठीक है, ठीक है, हो गया ना। इसमें अगर हम T0 को मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा। तो इसके बाद हमने इसमें T0 को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, डेल्टा एस इनवर्स ये है हमारा, और इसको हम क्या लिखेंगे, Q 1/T2 माइनस 1/T1। ठीक है, ये हो गया हमारा इरिवर्सिबिलिटी। अब आप देखो यहाँ पे जो मैंने अभी तक यहाँ पे बताया है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा रेट कर दूँगा। ये वैल्यू है, ठीक है, चेंज इन अवेलेबिलिटी। ठीक है, अवेलेबिलिटी में जो चेंज है यही क्या है, इरिवर्सिबिलिटी के इक्वल टू, मतलब इक्वल है ये। ठीक है, मतलब कि अवेलेबिलिटी ऑफ Q एट टेम्परेचर T1। ठीक है, जबकि टेम्परेचर T1 क्या है, T2 से ज़्यादा बड़ा है, तो जो अवेलेबिलिटी है Q की T1 पे, और उसके बाद जो अवेलेबिलिटी ऑफ Q एट टेम्परेचर T2, ठीक है, ये इससे भी क्या है, कम है। और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, तो ये डिफरेंस किसकी वजह से, इरिवर्सिबिलिटी की वजह से हुआ है। तो जो ये इरिवर्सिबिलिटी हुई, हमने यहाँ पे भी इरिवर्सिबिलिटी की वैल्यू जब कैलकुलेट किया तो ये सेम आ रहा है। मतलब कि ये जो डिफरेंस है, सिंपली इसी को हम क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, मतलब ये इरिवर्सिबिलिटी के ही द्वारा हो रहा है। ठीक है, ये किसकी वजह से है, तो ये है इरिवर्सिबिलिटी की ही वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कुछ समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट करिए। ठीक है, नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी समझ में नहीं आ रहा मैं उसका पॉसिबिलिटी अगर मैं हो सके तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। अदरवाइज आप अगर चैनल पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ये एज ए मोटिवेशन हमारे लिए वर्क करता है, तो आप ये काम ज़रूर करिएगा। ठीक है, और इसमें लगभग मैंने सब कुछ बता दिया है। ठीक है, सब कुछ हो चुका है। लो ग्रेड एनर्जी ये भी मैंने बता दिया। चलो ठीक है, यहाँ पे जो डब्ल्यू मैक्स, ठीक है, ये सारा क्लियर है। और अवेलेबिलिटी ऑफ यहाँ पे कोई ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कुछ भी कन्फ्यूज हो, यहाँ पे भी मैंने सेम चीज़ बताया था यहाँ पे। ठीक है, जो भी चेंज इन अवेलेबिलिटी है, ठीक है, ये तो सेम चीज़ मैंने उसी को फिर से एलोबरेट कर दिया। ठीक है, ताकि समझ में आ जाए आपको। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट इसके आगे बात करेंगे। ठीक है, और इसके लिए जो क्वेश्चन होगा वो मैं थोड़ा सा, ये टॉपिक लंबा है, तो आगे जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे बाद में करेंगे, अभी नहीं। जब ये दूसरा तीसरा लेक्चर होगा तब उसमें मैं थोड़ा बहुत क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है।